जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की, लो जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब में बहादुर शाह जफ़र क्या लिखते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नमस्कार, सीक्रेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और शिक्षा मनोविज्ञान के इस बेहद खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, जिसका अध्ययन न सिर्फ प्रिपरेशन करने वालों के लिए करनी चाहिए, उन व्यक्तियों को भी करनी चाहिए जिनको अपने रियल लाइफ में अपने वस्तुओं का प्रयोग करना कैसे सीखें, अपना जीवन के साथ व्यक्ति का खुद का संबंध किस तरह से उसका एडजस्टमेंट करें, उसको सीखने के लिए भी एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं किसके, बुद्ध की, लेकिन हम देखेंगे इसमें बुद्ध के प्रकार का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में इसका हम 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हमने उसके बुद्धि लब्ध के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस की है। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्या बुद्ध पढ़ रहे हैं, और बुद्ध में हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार। इसमें भी देखते हैं हम क्या बुद्धि के प्रकार, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध के प्रकार के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर बुद्ध के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। किसका? 2 मनोवैज्ञानिकों का। ठीक, पहला हम देखते हैं किसका, ईएल थॉर्नडाइक का, और दूसरा जो देखते हैं किसका देखते हैं, गैरेट का देखते हैं। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला क्या प्रकार था इनका? पहला था सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। दूसरा जो था इन्होंने बताया था वो कौन सी बुद्धि थी? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। और जो तीसरा प्रकार उन्होंने बताया था वो क्या था? मूर्त बुद्धि। ओके, और यही सेम चीज इन्होंने भी बताया था। कौन? गैरेट ने भी बताया था इसी चीज, सेम चीज। क्या? सामाजिक अमूर्त और मूर्त। इन्होंने बताया कि सामाजिक बुद्धि को कभी क्या कहते हैं? सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस। ओके, अमूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और मूर्त को क्या कहते हैं? कंक्रीट इंटेलिजेंस। ओके, इसका एक और नाम भी है अमूर्त का, जिसे हम सैद्धांतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। सैद्धांतिक भी नाम है इसका, सैद्धांतिक बुद्धि। और इसको हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या दिया गया है कि जो एनसीईआरटी में जो हमें नाम मिलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के प्रकार में सिर्फ और सिर्फ ईएल थॉर्नडाइक का नाम मिलता है, उसमें गैरेट का नाम कहीं नहीं मिलता है। इसलिए हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो किस पे करना है? ईएल थॉर्नडाइक पर करना है। इन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार से होते हैं। पहली बुद्धि जो होती है सोशल इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। दूसरी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और तीसरी जो होती है वो कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। और इन्हीं माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है दूसरे के सामने। जस्ट मिनट गाइस,
ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया। उन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि का संबंध, सामाजिक बुद्धि का अभिप्राय उस बुद्धि से है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज से अपना मधुर संबंध स्थापित करता है। आई मीन टू से सामाजिक बुद्धि का संबंध या सामाजिक बुद्धि का अभिप्राय उस बुद्धि से है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज से अपना मधुर संबंध स्थापित करता है। आपने अपने घर गांव में देखा होगा अक्सर कि जब हमारे घरों में बहन बेटियों की शादी होती है तो हम अपने आस पड़ोस में, अपने गांव वालों में बुजुर्गों से राय मशवरा लेने जाते हैं। उन्हें बुलाते हैं कि दादाजी आप शाम को चलिए आइएगा, हमारे घर में शादी है। बल्कि दादाजी ऐसा भी कहते हैं कि अब देखो बेटा हमारा समय नहीं है आपके साथ जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें जिद करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम रहता है, उनकी शोहरत रहती है, उनकी इज्जत रहती है, वो बहुत सामाजिक रहते हैं। यानी कि डायरेक्ट कह सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि से हमारा संबंध क्या होता है, इसके माध्यम से हम अपने समाज के रिलेशन को मजबूत बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, और उसके माध्यम से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाएगी वो क्या होगा, राजनेता बन सकता है। वो क्या कर सकता है, नेता बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग अक्सर मिलनसार होते हैं। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में। अमूर्त बुद्धि के बारे में कहते हैं, इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि का अभिप्राय क्या है? अमूर्त बुद्धि का संबंध उस बुद्धि से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अमूर्त संप्रत्यों के बारे में समझने का कौशल विकसित करता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध उस बुद्धि से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अमूर्त संप्रत्यों को समझने का कौशल विकसित करता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, हम आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, बुद्धि पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या बुद्धि किसी महिला का नाम है या किसी पुरुष का नाम है जिसको हम दिखा दें आपको और आपको समझ में आ जाएगा हाँ जी यही बुद्धि है? ऐसा नहीं है ना। हम कोई ऐसी संकल्पना है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा संप्रत्यय है जिसको हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको वो चीज़ें बराबर समझ में भी आ रही हैं। ये बुद्धि नाम की कोई एक चैप्टर है, एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। लेकिन क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या आप इसे छू सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ बुद्धि कोई चीज़ होती है, आप उसे देखे नहीं हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। इसी को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इज दैट क्लियर? या तो दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आपसे हम कहें पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं हैं या 121 या 111 अक्षांश रेखाएं हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। या आपसे हम कहेंगे भूत, क्या आपको भूत को दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अमूर्त है, उसे हम देख नहीं सकते, अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर बात करते हैं मूर्त बुद्धि के बारे में। बात करते हैं मूर्त बुद्धि क्या होती है, जिसे हम कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। यह क्वेश्चन रीट पूछ चुका है कि इस तरह से पूछा है कि निम्नलिखित से यांत्रिक बुद्धि कौन सी है। इसमें लिखा गया सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। तो उत्तर हुआ था अपना ये मूर्त बुद्धि। इसी को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। ओके, यांत्रिक बुद्धि कैसी बुद्धि होती है? कैसी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि का संबंध ऐसी बुद्धि से है जिनके आधार पर व्यक्ति वस्तुओं को समझने का कौशल विकसित करता है। मूर्त बुद्धि का संबंध ऐसी बुद्धि से है जिनके आधार पर व्यक्ति वस्तुओं को समझने का कौशल विकसित करता है। जिसे हम आपको एक लकड़ी का गट्ठर दे दें, लकड़ी का गट्ठर, और आप उस लकड़ी गट्ठर से क्या बनाते हो? एक कुर्सी अच्छा तैयार कर सकते हो, एक मेज तैयार कर सकते हो, एक तख्ता तैयार कर सकते हो। इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में होगी वो व्यक्ति कारीगर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है। इस प्रकार से मूर्त बुद्धि होती है। देखिए, जब हम कोई चीज़ चिंतन करते हैं जब हम कोई चीज़ चिंतन करते हैं तो चिंतन हमारा दो तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला चिंतन वो होता है जिस वस्तु को हम छू कर, महसूस कर, उसको देख कर उसके बारे में संप्रत्यय विकसित करते हैं, वो तो हमारी मूर्त बुद्धि कहलाती है। और जिन वस्तुओं को हम बिना छुए, बिना महसूस किए, जिसको देखकर नहीं देखते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, वो किस कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आपसे दिखा रहे हैं ये क्या है? बोतल। इस बोतल के बारे में बात करें तो इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, इस बोतल को, ठीक।
फिर जब इसके बारे में हमें पूछना होता है कि ये किस प्रकार का शेप है, तो हम इसे देखकर, छूकर, महसूस कर हम देखा कि अच्छा हाँ ये सिलेंड्रिकल है, किस तरह से, बेलनाकार है, क्योंकि इसके आकार को हमने छुआ, देखा और महसूस किया। ये मूर्त में आ जाती हैं क्योंकि हमें आंखों से दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। अगर फिर इसके बाद में अगर हम पूछते हैं कि ये बोतल कैसी संरचना है, हमें पता चलता है सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। क्यों? क्योंकि इस पर गोले की एक परत सी गई हुई है, गोले की एक परत सी गई हुई है, और ये गोले सब मिलाकर क्या बन जाते हैं, ये लास्ट में ये क्या बन जाएंगे, सिलेंडर बन जाएंगे, बेलनाकार होंगे। ये जो 3 डायमेंशनल आपको फिगर नजर आ रहा है, ये सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सामाजिक बुद्धि क्या होती है। सामाजिक बुद्धि के द्वारा जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना मधुर संबंध समाज से स्थापित करता है, उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। और जिस व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि पाई जाएगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएगा, वो नेता बन सकता है। फिर दूसरी बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जिसका संबंध क्या होता है, अमूर्त कंसेप्ट से होता है। अमूर्त वस्तु के बारे में सोचने की जो क्षमता, जो कौशल, जो स्किल डेवलप होती है, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और अमूर्त बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाएंगी, वो व्यक्ति गणितज्ञ बन सकता है, वो व्यक्ति दार्शनिक बन सकता है, ठीक, वो व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है। और फिर मूर्त बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो मूर्त बुद्धि का संबंध ऐसी बुद्धि से है जिनके आधार पर व्यक्ति मूर्त वस्तुओं को समझने का कौशल विकसित करता है, उसे कहते हैं मूर्त बुद्धि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कारीगर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति हस्तकला में निपुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति राजगीर बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप ये चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत देखते हैं। बुद्धि के जो सिद्धांत है वो 2 सिद्धांत हैं। पहला क्या है? पहला कारकीय सिद्धांत। क्या है? कारकीय सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। बुद्ध के सिर्फ और सिर्फ 2 सिद्धांत है। पहला फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, और दूसरा जो है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। बुद्ध के सिद्धांतों में हम सिर्फ 2 प्रकार के सिद्धांत को पढ़ते हैं। पहला फैक्टर एनालिसिस थ्योरी जिसे हम कारकीय सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा जो है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जिसे हम प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कारकीय सिद्धांत को फैक्टर एनालिसिस थ्योरी क्यों कहा गया, कारक क्यों कहा गया? क्योंकि ये गणितीय सिमेट्री का प्रयोग होता है। इसमें एक गणितीय सिमेट्री का प्रयोग होता है, सांख्यिकी का प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसे ये बुद्धि की वो पक्ष हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, क्योंकि मापन के कारण ही इसे हम फैक्टर एनालिसिस थ्योरी में पढ़ते हैं। और ये बुद्ध के वो सिद्धांत हैं जिनका मापन कर ही नहीं सकते हैं, जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहते हैं। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि कारकीय सिद्धांत क्या होते हैं? कारकीय सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं कि जिनके अंतर्गत बुद्ध के सिद्धांत शामिल है। कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्ध के वो सिद्धांत शामिल हैं जिनकी योग्यताओं का आप मापन कर सकते हो, क्योंकि ये गणितीय सिमेट्री का प्रयोग होता है, क्योंकि ये
गणित है। गणित क्यों है? क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि तेरे में जी ज़्यादा है, मेरे में जी इतना कम है, तेरे में यस इतना ज़्यादा है, मेरे में यस इतना कम है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जी फैक्टर का प्रयोग हुआ है और यस फैक्टर प्रयोग चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया है। इसको क्या कहते हैं? टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्ध के दो कारकीय सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जी फैक्टर और यस फैक्टर, किसी व्यक्ति में जी फैक्टर पाया जाता है और यस फैक्टर भी पाया जाता है। जी फैक्टर और यस फैक्टर का उन्होंने अनुमान किससे लगाया? एनालिसिस करके। क्योंकि इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे मान लो हम कोई आपको त्रिभुज दे रहे हैं, त्रिभुज जिसको दे रहे हैं, ये अपना हाइपोटेनियस हो गया, ये लंब हो गया, जिसको हम कर्ण कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक, अब इन भुजाओं का मापन करके तो ही हम कोई सिद्धांत का वर्णन करते हैं ना। ठीक, ये तो होता है ना, इन भुजाओं का मापन करके। तो क्या होता है, जिस भुजाओं का मापन, जिनका मापन संभव है, उनका अध्ययन हम कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी में करते हैं। और जिसका मापन कर ही नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में, यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में, ठीक है, कारकीय सिद्धांत क्या होता है? कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्ध के वो सिद्धांत शामिल हैं जिनकी योग्यताओं का आप मापन कर सकते हो, आप उनको नाप सकते हो। ओके, लेकिन स्पीयरमैन के बाद कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जैसे स्टर्नबर्ग और जीन पियाजे, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि जिसका मापन कर सकते हो सिर्फ वही क्या होते हैं, बुद्धि थोड़ी कहलाती है। आप जिन वस्तुओं का मापन कर सकते हो, जिसका मापन कर सकते हो, सिर्फ वही बुद्धि नहीं कहलाती है। यानी कुछ ऐसे विचार होते हैं। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि जिसका मापन किया जा सके वो सारी की सारी योग्यताएं बुद्धि में शामिल हो। कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जिनको आप माप नहीं सकते हो, और वो योग्यताएं क्या होती हैं? वो योग्यताएं हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या आप अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान को माप सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। और इसी चीज़ को उन्होंने बताया कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी बताया, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत बताया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।